हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर पल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन में बात करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने किया सोमनाथ में सर्किट हाउस का उद्घाटन। बोले सोमनाथ टूरिज्म का केंद्र बिंदु बना, 30 करोड़ की लागत से बना है सर्किट हाउस। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस आज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। पीएम मोदी बोले ये राज्य भारत के विकास में जीवंत दे रहे योगदान। पीएम मोदी बने सबसे लोकप्रिय नेता। जो बाइडेन और बोरिस जॉनसन को छोड़ा पीछे। सर्वे में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 71%। अमर जवान ज्योति हटाने पर बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का चर्चा में आया बयान। बयान में गिनाए शराब पीने के फायदे, कहा शराब औषधि का करती है काम। देश के 3 राज्य मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के लोगों को स्थापना दिवस की बधाई। प्राकृतिक संपदा से भरपूर ये राज्य हमारे पूर्वोत्तर की जीवंत संस्कृति और अनूठी परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं इन राज्यों के नागरिकों को सुखद और समृद्ध भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के लोगों को उनके स्थापना दिवस पर बधाई। ये राज्य भारत के विकास में जीवंत योगदान दे रहे हैं। उनकी निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना। बता दें कि पूर्वोत्तर के इन राज्यों को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। त्रिपुरा और मणिपुर को साल 1949 में भारत में मिलाया गया और 21 जनवरी 1972 तक पूर्ण राज्य का दर्जा न मिलने तक ये केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर जाने जाते थे। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को एक अलग राज्य बने 21 जनवरी 2022 को पूरे 50 साल हो गए हैं। स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर मणिपुर को, मणिपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई। मणिपुर एक राज्य के रूप में आज जिस मुकाम पर पहुंचा है, उसके लिए बहुत लोगों ने अपना तप और त्याग किया है। ऐसे हर व्यक्ति को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। मणिपुर ने बीते 50 सालों में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। हर तरह के समय को सभी मणिपुर वासियों ने एकजुटता के साथ जिया है, हर परिस्थिति का सामना किया। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत दुनिया के 13 राष्ट्र प्रमुखों को पीछे छोड़ दिया है। सर्वे में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 71% है। 13 से 19 जनवरी के बीच कराए गए इस सर्वे में भारतीय प्रधानमंत्री दुनिया के कई राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों से काफी आगे हैं। पीएम मोदी ने मैक्सिकन राष्ट्रपति, इटली के प्रधानमंत्री, जर्मन चांसलर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई बड़े नेताओं को लोकप्रियता के ग्राफ में पीछे छोड़ दिया। इस बार के सर्वे में अमेरिकी राष्ट्रपति 6ठे नंबर पर और ब्रिटिश प्रधानमंत्री 13वीं पोजीशन पर है। परीक्षा पे चर्चा 2022 प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब इस प्रोग्राम के लिए उम्मीदवार 27 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राएं जो इस कार्यक्रम के हिस्सा लेना चाहते थे लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे, वे अब ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए वे आधिकारिक वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स और टीचर्स को भी इस कार्यक्रम का हिस्सा
बन सकते हैं। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी छात्र छात्राओं के साथ बोर्ड परीक्षाओं से होने वाले तनाव को कम करने के लिए उन्हें टिप्स देते हैं। वहीं इस साल पीएम मोदी ने खुद कुछ समय पहले एक ट्वीट के माध्यम से इच्छुक माता पिता और शिक्षकों से भी इस आयोजन के लिए पंजीकरण करने की अपील की थी। दिल्ली में सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ बाजारों में दुकान खोलने के लिए लागू ऑड इवन सिस्टम को भी बंद किया जाएगा। साथ ही प्राइवेट दफ्तर भी 50% स्टाफ के साथ फिर खुल सकेंगे। कोरोना के मामले घटने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। फिलहाल इन प्रस्तावों को आगे मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा गया है। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने पर कई पाबंदियां लगाई गई थी। इसमें वीकेंड कर्फ्यू, दुकानों के लिए ऑड इवन सिस्टम भी शामिल था। प्राइवेट दफ्तरों को पूरी तरह बंद करके वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया था। दुकानों के लिए लागू ऑड इवन सिस्टम का काफी विरोध हो रहा था। फिलहाल दिल्ली में कोविड केसों की संख्या में गिरावट आई है, लेकिन देश के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,87,254 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 703 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। वहीं राजधानी दिल्ली में कल 12,306 कोरोना केस मिले थे और 86 लोगों ने जान गंवाई थी। दिल्ली में संक्रमण दर भी धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है। दिल्ली सरकार ने पहले ही कहा था कि अगर कोविड कंट्रोल में आया तो पाबंदियों को हटाया जा सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में 50 साल से इंडिया गेट की पहचान बन चुकी अमर जवान ज्योति को गणतंत्र दिवस से पहले यहां से शिफ्ट किया जा रहा है। आपको बता दें, अब ये ज्योति इंडिया गेट की जगह नेशनल वॉर मेमोरियल पर प्रज्वलित होगी। इसी लॉ को वॉर मेमोरियल की ज्योति में ही समाहित कर दिया जाएगा। इंडियन आर्मी के एक अफसर के मुताबिक अमर जवान ज्योति की मशाल को नेशनल वॉर मेमोरियल की लॉ में ही समाहित करने के लिए शुक्रवार को एक समारोह आयोजित किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि समारोह की अध्यक्षता एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण करेंगे। दिल्ली में इंडिया गेट पर जलने वाली अमर जवान ज्योति का शुक्रवार को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जल रही लौ में विलय किया जाएगा। इस फैसले का कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विरोध किया है। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते। आपको बता दें, अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर पिछले 50 साल से जल रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। सेना के अधिकारियों का कहना है कि अमर जवान ज्योति का शुक्रवार दोपहर को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जल रही लौ में विलय किया जाएगा, जो इंडिया गेट के दूसरी तरफ केवल 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया था, जहां 25,952 सैनिकों के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह 22 जनवरी को कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से उत्तर प्रदेश चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा 23 जनवरी को पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में कई विधानसभाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह घर घर जाकर प्रचार अभियान भी कर सकते हैं। 22 जनवरी को मथुरा दिन के दूसरे प्रहर और 23 जनवरी को मेरठ दिन के पहले प्रहर में चुनाव अभियान के लिए रवाना होंगे। मेरठ से लौटकर शाम को दिल्ली आएंगे और उत्तर प्रदेश के कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह इस दौरे के दौरान चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बीजेपी की छोटी छोटी बैठकें भी करेंगे। ये बैठकें जिला संगठन और विधानसभा के प्रचार अभियान संभालने वाले पदाधिकारियों के साथ होगी। संगठन की बैठकें करने के अलावा तकनीक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके प्रचार करने की योजना बनाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह योजना के मुताबिक ब्रज क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र की कई विधानसभाओं में बैठकें लेकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। साथ ही आपको बता दें, आने वाले समय में गृह मंत्री अमित शाह पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और हर जिले की हर विधानसभा सीट पर वे अपनी नजर भी रखेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी के दिग्गज नेता अब यूपी का रुख करने लगे हैं। एक तरफ जहां 23 जनवरी के बाद गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होने जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा और बरेली क्षेत्र का दौरा करेंगे और साथ ही
संगठनात्मक बैठकें करेंगे। बता दें, नड्डा उत्तर प्रदेश के 1 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे, जहां वो कई संगठनात्मक बैठकें करेंगे और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे। जानकारी के मुताबिक नड्डा आगरा, फतेहपुर सीकरी, मथुरा और फिरोजाबाद क्षेत्र की 20 विधानसभाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही नड्डा बरेली में डोर टू डोर बीजेपी के लिए प्रचार भी करेंगे। इस बीच वो जनता के मन की बात भी जानेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होगा। आगरा में पहले चरण में, जबकि बरेली में दूसरे चरण में मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी ने इन सीटों पर अपनी तैयारी तेज कर दी है। भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। आपको बता दें, बीजेपी सांसद ने यहां अपने एक बयान में शराब को कम मात्रा में लेने पर औषधि की तरह काम करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सीमित मात्रा में शराब औषधि का काम करती है और असीमित मात्रा में जहर की तरह होती है। साध्वी प्रज्ञा के बयान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है और वायरल भी हो रहा है। गुरुवार को साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा, शराब सस्ती हो या महंगी हो, शराब औषधि का काम करती है। वो आयुर्वेद में शराब यानी अल्कोहल जो होता है उसका सीमित मात्रा में औषधि का काम करता है और असीमित मात्रा में वो जहर होता है। इसको सबको समझना चाहिए, सुनना चाहिए और उसको अधिक लेने से जो नुकसान होते हैं उसको समझकर उसे बंद करना चाहिए। उसमें जो क्लेश होता है तो वो असहनीय होता है और इसके कारण कई लोग आत्महत्या करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं और कई महिलाएं इस कारण से आत्महत्या करती। वो पीती नहीं है पर उनके पति पीते तो प्रताड़नाएं होती है। ये जो मादक पदार्थ हैं इनका सेवन बंद होना ही चाहिए। शराब सस्ती हो या महंगी हो, शराब जहां औषधि का काम करती है वो आयुर्वेद में शराब यानी अल्कोहल जो होता है उसका सीमित मात्रा में वो औषधि होती है और असीमित मात्रा में वो जहर होता है। इसको सबको समझना चाहिए, सुनना चाहिए और उसको अधिक लेने से जो नुकसान होते हैं उनको समझ करके अपना बंद करना चाहिए। कांग्रेस तो किसी प्रकार का आरोप लगाने लायक है ही नहीं, क्योंकि जब उनका शासन था तो वो घर घर शराब पहुंचा रहे थे। मुझे लगता है कि इस बात पर कुछ भी बात कहना उनकी नैतिकता के अंदर आता ही नहीं है और अनैतिक बात करने का उनका अधिकार है। अनैतिक बात वो करते रहते। सुप्रीम कोर्ट ने पिता की संपत्ति पर बेटियों के अधिकार को लेकर एक अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि संयुक्त परिवार में रह रहा कोई व्यक्ति अगर वसीयत किए बिना मर जाए तो उसकी संपत्ति पर उसकी बेटी का भी हक होगा। बेटी को अपने पिता के भाई के बेटों की तुलना में संपत्ति का हिस्सा देने में प्राथमिकता दी जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की व्यवस्था हिंदू उत्तराधिकारी कानून 1956 लागू होने से पहले हुए संपत्ति के बंटवारे पर भी लागू होगी। तमिलनाडु के एक मामले का निपटारा करते हुए जस्टिस एस अब्दुल नजीर और कृष्ण मुरारी की बेंच ने ये 91 पन्ने का फैसला दिया है। इस मामले में पिता की मृत्यु 1949 में हो गई थी। उन्होंने अपनी कमाई हुई और बंटवारे में मिली संपत्ति की कोई वसीयत नहीं की थी। मद्रास हाई कोर्ट ने पिता के संयुक्त परिवार में रहने के चलते उनकी संपत्ति पर उनके भाई के बेटे को अधिकार दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने पिता की इकलौती बेटी के पक्ष में फैसला दिया है। ये मुकदमा बेटी के वारिस लड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव के देखते हुए शहर में शुक्रवार से धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके चलते पुलिस और भी सक्रिय हो गई है। कई तरह की पाबंदियां भी लागू की गई है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। चुनाव परिणाम आने तक धारा 144 लागू रहेगी। इसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है। पुलिस व स्टैटिक टीमें सक्रियता से चेकिंग आदि में लगी हुई हैं। इस बीच एडिशनल पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था आनंद प्रकाश तिवारी ने धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इसके तहत अब 4 या इससे अधिक लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। किसी भी तरह के आयोजन के लिए कमिश्नरी पुलिस से अनुमति लेनी है। हरियाणा सरकार हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित यमुनानगर जिले के आदि बद्री क्षेत्र के पास हिमाचल प्रदेश में 77 एकड़ में एक बांध और जलाशय का निर्माण करेगी। इसे लेकर 21 जनवरी को पंचकुला में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और हिमाचल के सीएम जय राम ठाकुर की उपस्थिति में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। हरियाणा सरकार इस परियोजना पर 215.63
33 करोड़ रुपए खर्च करेगी। हिमाचल प्रदेश से शुरू होकर यमुना नदी में गिरने वाली सोम नदी से इस बांध को बारिश में 224 हेक्टेयर मीटर पानी मिलेगा। 224 हेक्टेयर मीटर पानी में से 62 हेक्टेयर मीटर पानी हिमाचल प्रदेश को और शेष हेक्टेयर मीटर पानी हरियाणा में सरस्वती नदी के लिए साल भर इस्तेमाल किया जाएगा। एक तरफ जहां कोरोना का बढ़ता संक्रमण पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आगरा में बीती रात मशहूर डांसर सपना चौधरी के डांस का कार्यक्रम हुआ, जिसके दौरान कोरोना नियमों की जमकर उल्लंघन हुआ। कार्यक्रम में भीड़ इतनी बढ़ गई कि यहां कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ सपना का ये डांस प्रोग्राम पूरी रात चलता रहा। रिपोर्ट की माने तो कार्यक्रम में कई लोग बिना मास्क के भी नजर आ रहे थे। आपको बता दें, जानी मानी हरियाणवी डांसर सपना चौधरी आए दिन अपने डांस और वीडियोस को लेकर चर्चा में रहती हैं। उनके डांस को लोगों द्वारा काफी पसंद भी किया जाता है। शायद यही वजह है कि सपना को देखने के लिए कार्यक्रम में कोरोना की गाइडलाइंस की परवाह किए बिना ही सैकड़ों लोग पहुंच गए थे। वहीं दूसरी तरफ देश में बढ़ रहे कोरोना मामलों की बात करें तो जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पूरे देश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में सुबह और रात के वक्त घना कोहरा रहता है। इसका असर ट्रेनों के आवागमन पर भी पड़ रहा है। इसके अलावा डेवलपमेंट वर्क के चलते भी कई बार रेल यातायात प्रभावित होता है। भारतीय रेलवे योजना सैकड़ों ट्रेनों को रद्द करता है और ऐसी ट्रेनों की लिस्ट अपडेट करता है। रेलवे की लिस्ट के मुताबिक आज यानी 21 जनवरी को 238 ट्रेनों को रद्द किया गया, आंशिक तौर पर रद्द किया गया है। रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक शुक्रवार सुबह 9:30 बजे तक दिल्ली, यूपी, बिहार समेत अलग अलग राज्यों की 414 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया गया। वहीं 24 को आंशिक तौर पर कैंसिल किया गया है। इसके अलावा रेलवे ने 4 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए हैं, जबकि 13 ट्रेनों को रेशेड्यूल भी किया गया है। कोरोना के केसों में फिर एक बार उछाल देखा गया है। पिछले 24 घंटे में देश में 3,87,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। देश में कोरोना के एक्टिव केस भी 20 लाख के पार हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,87,254 नए मामले सामने आए और 2,51,777 रिकवरी हुई और 703 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जो कि चिंता में डालने वाला आंकड़ा है। बता दें कि देश में आज कल से 29,722 ज्यादा मामले आए हैं। कल कोरोना वायरस के 3,17,532 मामले सामने आए थे। फिलहाल डेली पॉजिटिविटी रेट 17.94% और साप्ताहिक संक्रमण दर 16.56% है। कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा 703 पहुंचना अपने आप में डराने वाला नंबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई महीनों बाद हुआ है। आखिरी बार सबसे ज्यादा मौतें 28 अक्टूबर 2021 को हुई थी, जब 807 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई थी। इसके बाद कुछ दिन मौत का नंबर 600 के पार गया, लेकिन 700 पार ये तब से अब पहली बार गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के घटते बढ़ते मामलों के बीच चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। डॉक्टर्स ने दावा किया है कि कोविड संक्रमित बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने का सिलसिला तेज हो गया है। हालांकि ये संख्या अभी बहुत कम है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि परिजन बच्चों में लक्षणों की निगरानी करते रहे। बता दें, बीते 3 हफ्तों में 27 बच्चे कोविड संक्रमित बच्चों का इलाज हुआ। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इनमें से 13 कोविड संक्रमित अभी भी अस्पताल में हैं, जबकि बाकी डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। साथ ही 3 बच्चे ऑक्सीजन या वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। वो अन्य बीमारियों से भी पीड़ित हैं। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में बेकाबू कोरोना वायरस से 2 लोगों की मौत हो गई है। लखनऊ में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3600 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं लखनऊ में 2 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। इसमें एक मरीज का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा था। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 10 मरीजों की मौत दर्ज की गई है। राजधानी लखनऊ में गुरुवार को शहर में कुल 3,643 संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें अलीगंज क्षेत्र में अधिकतम 503 मरीज मिले हैं। वहीं लखनऊ के हर क्षेत्र से कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। राहत की बात तो यह है कि लखनऊ में गुरुवार को 2,745 मरीज इस बीमारी से ठीक हुए हैं। अभी तक लखनऊ में 17,829 सक्रिय मरीज हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक दूसरे राज्यों से आने वाले 197 यात्री भी संक्रमित पाए गए हैं और इन लोगों में हल्के लक्षण जैसे खांसी, जुकाम और बुखार दिखाई दिया है। इसके साथ ही जिले में 136 स्वास्थ्य कर्मी संक्रमण की चपेट में आए हैं।
उत्तर प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है और राज्य के ज्यादातर जिले ठंड और कोहरे से प्रभावित है। वहीं राजधानी लखनऊ में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम था। शुक्रवार सुबह ज्यादातर जिलों में कोहरे की चादर लिपटी रही और ठंड से लोग घरों में ही दुबके रहे। लखनऊ समेत ज्यादा जिलों में आसमान में बादल छाए रहे। असल में पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं की वजह से सभी जिलों में ठंड का कहर है। वहीं गुरुवार को कानपुर शहर सबसे ठंडा रहा और यहां पर न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो इस मौसम का सबसे सर्द दिन बताया जा रहा है। और इसके साथ ही आगरा में दिन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया और यहां पर अधिकतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 11.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी लखनऊ में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और ये सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। वहीं अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 9.4 डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को भी सुबह शाम कोहरा रहेगा और तेज हवाएं चल सकती है, जो ठंड में इजाफा करेगी। वहीं राजधानी लखनऊ का अधिकतम तापमान 14 और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। शेयर बाजार में आज भी बड़ी गिरावट देखी जा रही है और प्री ओपनिंग में ही सेंसेक्स 400 अंक से ज्यादा टूट गया है। शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन गिरावट देखी जा रही है और आज भी बाजार के लिए सेंटीमेंट अच्छा रहने के संकेत नहीं है। शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में 1% की गिरावट देखी जा रही है। सेंसेक्स 507.35 अंक यानी 0.85% की गिरावट के साथ 58,987 पर कारोबार चल रहा है। निफ्टी में 143 अंक की गिरावट के बाद कारोबार खुला हुआ है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हड़पल न्यूज। हर पल आपके साथ।